हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका 12 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसका एक पार्ट हमने कल निपटा लिया था और सेकंड पार्ट जो है हम वो आज निपटा लेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आप कीस्टोन क्लासेस वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ जो है वो ले सकते हो। बाकी एक सेकंड चैनल है बेस्ट पीवाईक्यूज का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपनी तैयारी को क्रिस्प करना है लास्ट टाइम पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो भी हम पेपर करते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज 20 में से कोई 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एवरेज या अबोव एवरेज हैं, वो मैं इसमें आपके डाल देता हूं कि लास्ट टाइम पे आपको तैयारी करने के लिए दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों टेलीग्राम चैनल्स के जो है वो लिंक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वार्डन में पहले भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसको हमें कैसे डील करना है, एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, तो हमको दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा, यदि m अपोन में 3 n अपोन में 5 और r अपोन में 2 का जो रेशो है वो 3:3:5 का है, तो m n r का रेशो बताओ। ये क्वेश्चन जब मैंने पहले कराया था तब भी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड होगा वो क्या होगा, n/5 और r/2 इज इक्वल टू 3 और 5। हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि हमें m अपोन में 3 दिख रहा है, तो जो रेशो यहाँ पे m अपोन में 3 का दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लीकेशन नीचे में कर दो, यानी कि ये हो जाएगा m अपोन में 9। n अपोन में 5 दिख रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो n अपोन में 15। इसी तरीके से r अपोन में t का जो रेशो है वो हमें 5 दिख रहा है, तो हम बोल देंगे r अपोन में 10। तो ये हमारे जो है वो रेशो आ जाएंगे। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हमसे m n r पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 10, 15 और 10। ठीक है, सॉरी 9, 15 और 10, 9 आएगा, सॉरी। ठीक है, 9, 15 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पी क्यू आर का रेशो दिया हुआ है 8, 9 और 2। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, आपसे वैल्यू नहीं पूछी, आपसे क्यू का मान पूछा है। ठीक है, आपसे क्यू का मान पूछा है। एक सेकेंड रुकने जरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू डालते चले जाओ। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये आपको रेशोज दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो हमको यहाँ पे पी क्यू आर को यहाँ पे एक्स की फॉर्म में मानना पड़ेगा, वरना हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो हम इसको 8x, 9x और 2x मान लेंगे। अगर हम 8x, 9x और 2x मान लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो q की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो q की जगह वैल्यू किसकी आएगी, 9x की, तो मैं 9x डाल देता हूं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 9x माइनस में p की वैल्यू कितनी है हमारी 8x, 8x डाल देते हैं 8x, और r की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2 हमारा आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू 123 के। तो ये कितना हो जाएगा 45x माइनस में 8 दूनी 16x और सॉरी 8 दूनी 16x नहीं, 8x प्लस में 4x, 8x प्लस में 4x इज इक्वल टू 123 के। 45 और माइनस का 8 है, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये यहां से बच जाएगा 37x, 37x में हमारा जुड़ जाएगा कितना 4x, यानी कि ये बन जाएगा 41x इज इक्वल टू 123 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो q का मान मेरे से पूछा, अगर मेरी x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं q का निकाल सकता हूं। q कितना है 9x है, बस x की जगह में 3 डाल देना, 9 27 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एक व्यक्ति 1152 रुपए में प्रति जींस की दर से 2 जींसों को बेचता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसने, इतनी लाइन से मेरे को इतना पता चल गया। यदि उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है तो हानि का मान बताओ। टोटल पे हानि का मान पूछा है। ठीक है, ये एक्चुअल में टोटल पे जो हानि हुई है इसका मान पूछा हुआ है। इसका मान पूछा हुआ है तो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना लेकिन मेरे को क्या केस है, ये जो है सेलिंग प्राइस का केस है। सेलिंग प्राइस के केस में हमारे जो सीपी है वो दोनों अलग अलग आएंगे। अगर हमारे सीपी दोनों अलग अलग आएंगे तो मैं ये वाला केस यूज नहीं कर सकता। इस केस के लिए क्या है कि हमारा बेस जो है वो सेम होना चाहिए, b/100।
इसको मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे एसपी की जगह सीपी बोला होता कि 1152 रुपए में 2 जिनसे प्रत्येक खरीदता है, तो हम इस वाले केस को यूज कर देते, लेकिन यहाँ पे बेचने वाला केस है तो इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे फॉर्मूले को। तो हमें इसे ट्रेडिशनल तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 20% की, दोनों ही केस में 20% ही है, यहाँ पे प्रॉफिट है, सेकंड वाले केस में क्या हुआ, लॉस हुआ है। अगर मैं बात करूं 20% की तो 1/5, और क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो जो हो जाएगा हमारा 6/5। 20% की अगर मैं बात करूं वो 1/5, क्योंकि लॉस हुआ है तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/5। आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट लॉस होते हैं वो सीपी पे काउंट होते हैं, तो ये दोनों सीपी हो गए और ये एसपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये एसपी हो गया। अब मैंने बोला कि 1152 में प्रत्येक बेचा, 1152 में अगर प्रत्येक बेचा तो एसपी, ये वाला जो एसपी है वो इस वाले एसपी के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देता हूँ, इस पूरे में 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे में मैं क्या काम करता हूँ, इस पूरे में मैं 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो ये 6 चौक 24 और ये 6 चौक 24 जो है हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो मैंने बोला कि भैया इस वाले केस से 24 एसपी जो है और हमारा 20 सीपी है, इस वाले केस में भी हमारा 24 एसपी है, लेकिन हमारा सीपी जो हो गया वो हमारा 30 हो गया। मैंने बोला दोनों जो चीजें थी वो 30 + 20 यानी कि 50 में खरीदी थी, और जो दोनों चीजें थी वो मेरी बेकी कितने में, वो मेरी 24 प्लस में 24 यानी कि 48 में बेकी है। यानी कि पूरे पे कितना हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। अगर पूरे पे 2 का लॉस हो रहा है, 1152 रुपए में प्रत्येक जिन्स उसने बेकी है, तो अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1152 बटे में, सॉरी 1152 मल्टीप्लाई में 2, ये हमारा टोटल एसपी हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल एसपी जो है 48 के बराबर है। और मेरे से हानि का पूछा है, हानि कितनी होगी, तो हानि मेरे को यहां से दिख रहा है 50 की खरीदी थी, 48 की बेची है, तो 2 की हानि हो जाएगी। काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 से इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, कितना बच गया हमारा, ये बच गया हमारा 7, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो 96 रुपीज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 8 साल के लिए 7% है, अगले 10 वर्षों के लिए 10% है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। अगले 12 वर्षों के लिए 13% है। यदि उसे 21,840 रुपए का ब्याज का भुगतान करना पड़ जाता है, यानी कि ये जो मेरे को दिया हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैं निकाल लेता हूं। मैंने बोला 8 साल के लिए कितना है, 8 साल के लिए 7% पर ईयर है। सेकंड मैंने बोला 10 साल के लिए कितना है, 10 ईयर के लिए 10% पर ईयर है। आगे मैंने देखा कि 12 साल के लिए, अगले 12 साल के लिए कितना है, 13% पर ईयर है। मैंने बोला 8 सत्ते 56%, तो इसको यहाँ पे मिल जाएगा ब्याज, 100% इसको यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ 12 12 144, 144 और 12, 144 और 12 हमारे कितने हो गए, 144 और 12 हमारे हो गए 156, 156% यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं तो टोटल ब्याज मेरा कितना निकल के आएगा, 56 प्लस में 100 प्लस में 156, ये हो गया 5 5 10 और 6 दूनी 12, 10 10 10 300, और 300 से हो गया ये हमारा 312%। हमको टोटल कितना ब्याज मिल गया, 312%। इसी 312 की वैल्यू यानी कि इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 21,840, तो 312% इज इक्वल टू 21,840। तो हमें 100% यानी कि राशि पूछी हुई है, राशि निकाल देते हैं। 100% कितने के इक्वल हो जाएगा, 21,840 बटे में 312% मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, सॉरी परसेंट कटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा तो मैं स्कोर काट लेता हूं। और किससे काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से आ जाएगा 25, 4 सत्ते 28 और कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, 78। और किसी से कटेगा, और किसी से कटेगा, कट तो जाएगा ये, खैर चलो काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, और 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये हमारा
2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 2 9 18, ये आएगा 39 2 से कट के, ये आएगा 1 0 9 2 0, ठीक है। और 39 से मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 39 से 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी पे माननी चल जाएगी। दूनी कितना होता है 78, 78 अगर इसमें से मैं घटाऊंगा 109 में से तो ये बचेगा 1 और 3, 1 और 3, तो यहाँ पे 2 हासिल चल जाएगा, 2 हासिल चला जाएगा, तो मैं फिर 39 से काटूंगा तो ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 अट्ठे 72 जाएगा, 9 अट्ठे 72 पे पूरा चला जाएगा, 312 और 0 आ जाएगी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 280 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 25। ये हमारा जो है राइट, हमारे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है शायद, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ, कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ लग रही मुझे, कहीं जोड़ घटाओ में हमने कुछ गलतियां कर दी हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ हुई, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हुई है। अरे हाँ, ये हमने 100 गलत लिख लिया भाई एक्स्ट्रा, ये हमने परसेंट का काटा नहीं ना। एक सेकेंड, ये जो था ये हमारा 100% था ना, 100% निकालना था हमें, तो परसेंट से परसेंट काट दिया और हमने यहाँ पे काट के भी ऊपर लिख दिया, ये गड़बड़ हो गई। तो ये आएगा 25, ये जो एक्स्ट्रा 100 है ये गलत है, मैं वही कह रहा हूँ कुछ ज्यादा ही आ रहा है, एक्स्ट्रा 100 जो है वो गलत है बस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 280 मल्टीप्लाई में 25, और ये हमारा हो जाएगा 25 25 625 और 25 तिया 75, यानी कि 7000 जो है हमारा रुपए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि सुरेश 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा में 4 बराबर दूरियां तय करता है। 4 बराबर दूरी यानी कि इससे भी अगर डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है तो इससे भी d ट्रेवल कर रहा है, इससे भी d ट्रेवल कर रहा है, इससे भी d ट्रेवल कर रहा है। असिस्टेंट ग्रेड 3 में भर भर के क्वेश्चन आए थे और बॉर्डर में अभी पहला क्वेश्चन ही दिखाई दिया है, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से इस पेपर के बाद थोड़ा सा पैटर्न में हल्का सा चेंज आया होगा, जैसे इससे पहले वाले पेपर में जो चल रहा था वो हमारा सीरीज वाले क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट थे, अब थोड़े से वो कम हो गए, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने इंक्लूड करने स्टार्ट कर दिए। यानी कि मैं बोलूं चारों बार जो है वो डिस्टेंस दी ही रहा होगा। मैंने बोला स्पीड में लिख लेता हूं भैया 15 किलोमीटर पर आवर, और इसको 20 किलोमीटर पर आवर, और ये 25 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला अगर डिस्टेंस दी ही है तो मैं एक डिस्टेंस अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं। मैंने बोला मैं डिस्टेंस एज्यूम करता हूं तो मैं ऐसा डिस्टेंस एज्यूम करता हूं कि जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 25 से भी कटे, 30 से भी कटे, यानी कि इन सब का एलसीएम। मैंने बोला एलसीएम निकालूंगा तो मैं सबसे बड़ी संख्या और फिर जो बचता चला जाएगा उसको मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा। जैसे 15 तो इसमें इंक्लूड हो गया, 20 का इसमें एक 2 नहीं है, 25 की बात करूं तो 5 6 30, एक 5 बच गया, यानी कि कितना हमने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया 300 किलोमीटर जो है वो सबका डिस्टेंस है। अगर 300 किलोमीटर इससे चलाना है तो टाइम कितना लगेगा मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मेरे को 300 किलोमीटर चलाना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहाँ पे इसको 20 आवर्स लगेंगे। 20 की स्पीड से चलाऊंगा तो इसको 15 घंटे लगेंगे। 25 की स्पीड से चलाऊंगा तो इसको यहाँ पे 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, एक मैं बता देता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के बराबर होता है ना, तो 300 डिस्टेंस है हमारा और 25 की स्पीड से चलेंगे तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 घंटे जो है वो हमारा टाइम लगेगा। इस तरीके से हम सब निकालते चल रहे हैं और 10 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, हर बार वो 300 किलोमीटर चल रहा था और 1 2 3 4 बार चल रहा था, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 300 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अगर मैं टाइम को जोड़ूं तो मेरे को टोटल टाइम लगेगा 10 20 30 40 50 50 और 2 5 और 2 57 घंटे इसको टोटल टाइम लगेगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1200 बटे में 57। जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा और 1 पे चली जाएगी तो 3 बच जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 57। यानी कि 21 सही 3/57 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 3 और 2 का अनुपात है। यानी कि ये जो है विक्रय मूल्य, यानी कि पहली चीज जो है एसपी है और जो दूसरी है वो हमारी सीपी है, दूसरी जो है वो हमारी सीपी है। ठीक है, वैसे लाभ पूछा है भाई, 2 की चीज खरीदी थी 3 की बेच दी, 1 का लाभ हो गया कितने पे, सीपी पे प्रॉफिट काउंट होता है जब तक कि बोला ना जाए, और मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए तो 50% का जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रमन ने 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रक द्वारा एक निश्चित दूरी तय करी, समान दूरी वापस उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करी। यदि संपूर्ण यात्रा 12 घंटे में पूरी हो गई तो दूरी याद करो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को स्पीड उसने दी है 45 और 15 ठीक है, 45 की स्पीड से गया और 15 की स्पीड से वापस आया। मैंने बोला स्पीड का अगर मैं रेशो की बात करूं, स्पीड के रेशो की बात करूं तो ये 3 और 1 का है। तो यहाँ पे अगर टाइम के रेशो की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 1 और 3 का हो जाएगा। मेरे हिसाब से रेशो के हिसाब से टोटल टाइम जो निकल के आ रहा है वो 4 निकल के आ रहा है। इसके हिसाब से कितना है, इसके हिसाब से 12 घंटे। तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू अगर 3 है तो यहां पे इसको 3 घंटे लग रहे होंगे और यहां पे इसको 9 घंटे लग रहे होंगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो स्पीड हमारी 45 और 15 है, 45 और 15 है और यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे 9 घंटे लग रहे हैं। किसी से भी डिस्टेंस निकाल लो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे चला तो कितना डिस्टेंस चला होगा, ये हमारा 135 किलोमीटर चला होगा। यही मेरे से पूछा है कि दूरी कितनी होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक धनराशि को 3 मित्रों में क्रम से 12, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि z को x प्लस वाई के योग से z को x प्लस वाई के योग से 220 रुपए कम मिले हों। मैंने बोला भैया x जो है यहाँ पे हमारा 12 है, y 4 है और z जो है वो 5 है। अगली कंडीशन में मेरे को बोला है x प्लस वाई के योग से, यानी कि इससे इसको z को यानी कि 5 को कितने कम रुपए मिले, 220 कम मिले। मैंने देखा कि मेरे हिसाब से तो कितने कम मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 11 कम मिल रहे हैं। तो 11 की वैल्यू 220 रुपए है। अगर 11 की वैल्यू 220 रुपए है और मेरे को x की पता करनी है तो x की 12 है तो मेरे को 12 की पता करनी है, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 बट्टे में 11 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 दूनी 22, 20 12 दूनी 24, 240 रुपए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 6 बजे पूर्वाह्न पर निकलती है, उसी दिन 2 बजे अपराह्न पर जयपुर पहुंचती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 9 बजे पूर्वाह्न पर निकलती है, उसी दिन 2 बजे अपराह्न दिल्ली पहुंच जाती है। यानी कि दोनों गाड़ियां जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे जो है वो जयपुर है। ये हमारा दिल्ली और ये हमारा जयपुर। ठीक है, एक गाड़ी जो इधर की तरफ से दिल्ली की तरफ से रवाना हुई वो 6 बजे ट्रेवल करना स्टार्ट करा। पूर्वाह्न का मतलब हो गया एएम यानी कि सुबह सुबह, और 2 बजे अपराह्न को यहाँ पहुंच गई। 2 बजे अपराह्न का मतलब हो गया 2 PM पर। मैंने देखा इसने जो है यहाँ पे कितना टाइम लिया ट्रेवल करने में, 8 आवर्स लिए, 8 आवर्स लिए। एक सेकेंड, इसने इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 आवर्स लिए। ठीक है, अब दूसरी जो रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रही है, 9 बजे पूर्वाह्न पर निकलती है। कहां से, जयपुर से।
यानी कि इधर की तरफ को चल रही है। जयपुर से 9 बजे निकली, 9 AM पे, पूर्वाहन की बात कर रहा है, और 2 बजे पहुंची, 2 PM पे पहुंची है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसने कितना टाइम लिया, मैंने बोला इसने लिया भैया 3 और 2 5 घंटे। 5 आवर्स में इसने जितना ट्रेवल करा उतना ही इसने 8 घंटे में ट्रेवल करा। अब मेरे को यहाँ पे स्पीड वगैरह तो दी नहीं, मेरे से पूछा है कि वो दोनों रेलगाड़ियां किस टाइम मिलेंगी। तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को यहाँ पे टाइम का रेशो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सॉरी, तो मैं अगर टाइम के रेशो की बात करूं तो 8 और 5 का रेशो है। जो ट्रैवल ये 8 घंटे में कर रहा है वो 5 घंटे में कर रहा है। तो मैं स्पीड के रेशो की अगर बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा। मैंने बोला ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसने बोला कितने बजे मिलेंगी, ये 9 AM पे चलनी स्टार्ट करती है और ये 6 AM पे चलनी स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे अगर वो 9 AM पे 3 घंटे चल चुकी है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 5 की स्पीड से 15 तो यहाँ पे ट्रेवल कर ही चुका होगा, और टोटल डिस्टेंस मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, ये निकल के आ जाएगा 8 पंजे 40। टोटल डिस्टेंस मेरा यहाँ पे 40 निकल के आ गया, जिसमें से कि 15 पहली रेलगाड़ी चल चुकी है, 15 पहली रेलगाड़ी चल चुकी है। तो अब डिस्टेंस कितना बचा, डिस्टेंस कितना बचा मेरा 40, यहाँ पे एलसीएम लिया था हमने 8 पंजे 40, और 15 इसमें से चल चुकी है। तो डिस्टेंस जो बचा है वो हमारा बचा है 25 डिस्टेंस बचा है, और 8 और 5 13 की स्पीड से चलनी है दोनों। अब एक दूसरे की तरफ को चल रही है, यहाँ से पहली रेलगाड़ी यहाँ से इधर की तरफ को चल रही है, और उसी समय पे दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर की तरफ को चल रही है। तो 25 डिस्टेंस ट्रेवल करने में 13 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं, और देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं क्योंकि लंबे लंबे गैप है, 1 घंटे गैप है, छोटे मोटे गैप तो है नहीं, आधे घंटे 1 घंटे का गैप है। तो अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लूंगा तो 12 पंजे 60 और 25 पंजे 125, क्योंकि मैंने नीचे वाला थोड़ा घटाया था, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा आया होगा। यानी कि अगर मैं 120 मिनट मान लेता हूं तो लगभग 2 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगी। अगर लगभग 2 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाएंगी और 9 बज चुके हैं, यहाँ पे 9 AM हो चुके हैं, तो यानी कि 2 घंटे बाद यानी कि 11 AM के आसपास जो है वो ये मिल जाएंगी। 11 AM के आसपास मेरे को कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये तो 11 से ज्यादा है, ये तो 11 से बहुत कम है, ये 11 से ज्यादा है, तो 11 AM के आसपास हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखो मैं पूरा भी निकलवा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं, लेकिन जब हमारा अप्रोक्स करके क्वेश्चन निकल रहा है और हम उसमें 10-12 सेकंड बचा पा रहे हैं तो हमें बचा लेनी चाहिए। एग्जाम के अप्रोच ही वही है, हम एकेडमिक नहीं दे रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर और हमारे स्टेप्स के नंबर हो, तो जहां हमें टाइम बचेगा वहां हम टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। मैं बोल देता हूं भैया छोटी संख्या अगर x है और बड़ी संख्या को अगर मैं y मान लूं तो मेरे से कंडीशन क्या कह रही है, मेरे से कंडीशन कह रही है कि x का 65% जो है वो बराबर है किसके, y के 40% के। तो यहां परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे, ये से इसको कट कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x अपॉन में y इज इक्वल टू 8 अपॉन में 13। ठीक है, मेरा यहाँ पे रेशियो आ गया दोनों संख्याओं का। यदि दोनों संख्याओं का योग 3087 है तो बड़ी संख्या का मान याद करो। मेरे हिसाब से दोनों संख्याओं का जो योग बनेगा वो बनेगा 21 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन ने कितनी दी है मेरे को क्वेश्चन ने दिया 3087। आवाज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 13 है, 13 की वैल्यू निकालनी है। 21 की वैल्यू अगर 3087 है तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 3087 बटे में 21 मल्टीप्लाई बाई 13। 21 से काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं पहले, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, यानी कि 147 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इकाई का अंक सबका सेम ही है और गैप जो है वो ज्यादा दिख नहीं रहा है मेरे को। ये 1811, ये 1881, तो अप्रोक्स भी नहीं लगाते
और इसको पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 13, या डिजिटल सम करूं? डिजिटल सम करेंगे, छोड़ो बाद में देखेंगे। 7 के 21 का 1, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 7 4 1, तो यहां से कितना आ गया निकल के, ये 1 7 4 11 का 1 लगा, 1 हासिल, 9 1911 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पियाता हूँ गला। यदि P1 का 12.5% इज इक्वल टू P2 का 3/8%। अब यहाँ पे मेरे को परसेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, फिर लिख कर लेते हैं भाई। P1 का 12.5% का मतलब है 12.5 अपॉन में 100, ठीक है, इज इक्वल टू P2 का 3/8, काट लेते हैं भाई। ये 12.5 का ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे और 10 आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, ये बन गया हमारा 4 दूनी 8। ये ऊपर चला जाएगा तो इस 8 को भी कट कर देगा, तो मैं बोलूंगा कि P1 अपॉन में P2 जो हो जाएगा, ऊपर कितना बचा है 3 और नीचे कितना बचेगा 1, तो P1 अपॉन में P2 का जो अनुपात है, इसी की बात जो है वो 3/1 या फिर 3/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। धीरज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 3 घंटे में तय करना चाहता है तो साइकिल की गति ज्ञात कीजिए। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि मेरे को ये स्पीड दी हुई है, मेरे को ये टाइम दिया हुआ है। अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। मेरे से यहाँ पे स्पीड पूछी है, मेरे को यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो मैं अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करूंगा तो मेरे को यहाँ से सेकंड वाले इक्वेशन से स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। और P Q R 3 छात्र हैं। P को Q से 56% कम अंक प्राप्त होते हैं तथा R से 76% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, ये घुमाने लायक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 2 मिनट के लिए सोच में डाल देगा। जैसे कि मेरे से बोला, मैं पहली 2 लाइनों से अगर बात करूं तो P Q R है, दूसरी लाइन में मेरे को बोला P को Q से 56% कम अंक प्राप्त हुए। अगर Q को 100 प्राप्त हुए तो इसको 56 कम यानी कि 44% प्राप्त हुए, 44 प्राप्त हुए बोल देते हैं। लेकिन इसी P को R से 76% ज्यादा अंक प्राप्त हुए, यानी कि अगर मैं बात करूं R का 176% जो है, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, वो इक्वल है किसके, 44 के। ये तो बात है भाई, R का 176% इक्वल होगा 44 के। तो यहां से काट कूट लेते हैं, जितना कटेगा 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, 4 से कट के आ जाएगा हमारा कितना 25। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ जाएगी 25। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। उसने बोला Q को 300 अंक प्राप्त हुए, मेरे हिसाब से Q को 100 प्राप्त हुए। अगर 100 की वैल्यू 300 है, 100 की वैल्यू अगर 300 है तो मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है R द्वारा प्राप्त अंक, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 की निकालनी है। 1/4 है, इसको भी 1/4 कर देते हैं, 75 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक पेन का विक्रय मूल्य 578 रुपए है, हानि प्रतिशत 32% है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे को यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कि अगर उसका 100 CP रहा होगा, हानि के बाद कितना हो गया होगा SP जो हो गया होगा वो हमारा 32% की हानि के बाद हो गया होगा 68%। और मेरे को इसी का मूल्य दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कि मेरे को 68%, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 578 और मेरे को 100 निकालना है। तो मैं सीधा निकाल देता हूं, 578 बटे में 68% है,
और मल्टीप्लाई बाई 100%। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, इसको इससे काट देते हैं। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54। पूरा तो नहीं कटेगा, पूरा तो नहीं कट पाएगा। पूरा 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, 2 से कटेगा भाई। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और 2 से इसको काट लेते हैं 50 बार, और यहाँ बच जाएगा 17। 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17 और 7 7 49 तो 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 50, 17 पंजे कितना होता है 85, यानी कि 850 रुपए जो है वो हमारा यहाँ पे पेन का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और आपको लोगों को समझ में आ भी रहा होगा आगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी आप लोगों की इच्छा की बात है। ठीक है, पूरा गला बैठा हुआ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, पर फिर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाइप टी तथा यू अकेले एक खाली टंकी को क्रम से 60 तथा 72 घंटे में भर सकते हैं। 2 मेरे को पाइप दे दिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो मैं एक एक लाइन करके करता रहूंगा। 60 और 72 दे दिए, ये दोनों भर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ये टी है एक यू है और ये दोनों भर रहे हैं। या साइंस को मैं पीछे लगा देता हूँ, आगे लगा लो पीछे लगा लो, बात तो वही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये जो है भर रहा है और ये भी भर रहा है और आपका टी और यू। ठीक है, पाइप वी अकेले उस संपूर्ण भरी हुई टंकी को 90 घंटे में खाली कर देता है। 90 घंटे में खाली कर रहा है कौन, वी, यानी कि ये जो पाइप है वो आउटलेट है। अब इसको आप प्लस माइनस बोल दो या ऊपर नीचे की एरो लगा दो, वो आप लोगों की इच्छा के ऊपर बात है। ठीक है, बाकी मैं कंसीडर करूंगा कि प्लस माइनस लगा दो, पर मेरे को आदत यही वाली एरो की है। 90 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैंने बोला भाई इन तीनों से मैं एक बार कैपेसिटी निकाल लेता हूं। तो मैं अगर कैपेसिटी इसकी निकालूं तो मेरी निकल के कितनी आएगी, मेरे को इनका एलसीएम अगर लेना पड़ेगा तो वो कितना एलसीएम हो जाएगा, 9 720 ही हो जाएगा मेरे हिसाब से एलसीएम, और तो कुछ नहीं आएगा। तो 6 से अगर मैं बात करूं तो इसका 1 घंटे का कितना काम आ जाएगा 12, इसका 1 घंटे का 10 और इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 9 ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, अब आगे उसने बोला सबसे पहले टी और यू को खोल दिया जाता है 20 घंटे पश्चात, यानी कि 22 घंटे तक टी और यू चल रहे हैं। तो मैं बोलूं 20 मल्टीप्लाई में टी प्लस यू चल रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई में टी कितना है 12 और यू कितना है 10, यानी कि 22, यानी कि 440 काम तो 20 घंटे में हो गया। 440 काम 20 घंटे में हो गया, तो मैं बोलूं कितना काम बचा है भाई, कितना काम बचा है 280 काम बचा है। अब क्या हुआ, 20 घंटे बाद वी को भी खोल दिया गया, 20 घंटे पश्चात पाइप वी को भी खोल दिया जाता है। वी को भी खोल दिया जाता है तो वी खुलने के बाद क्या करेगा, 10 काम माइनस कर देगा। भाई पहले क्या हो रहा था, प्लस 12 हो रहा था, प्लस 10 हो रहा था, अब माइनस 8 भी होने लग गया, यानी कि अब टोटल काम कितना होगा। अब अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो 12 10 22, 22 में से 8 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14। अब काम जो होगा वो प्लस का 14 होगा और 280 काम करवाना है, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 280, 1 घंटे में कितना हो रहा है 14, यानी कि 20 घंटे और लग जाएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है मेरे से, टंकी कुल कितने समय में भरेगी, कुल कितने समय में भरेगी, यानी कि 20 घंटे तो पहले चल चुका था, 20 घंटे और चलेगा, यानी कि 40 आवर्स में टंकी जो है वो आपकी पूरी भर के तैयार हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक राशि पर 15 वर्षों का साधारण ब्याज 14,490 रुपए है। पहले 10 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष रहती है। अभी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, 15 वर्षों की बात कर रहा है, पहले 10 वर्ष में कुछ रेट है और अगले 5 वर्ष में इसकी 5% है। तो पहले 10 वर्ष में कुछ रेट है, अगले 5% में कुछ रेट है। आप दोनों परसेंटेज से वो निकाल लोगे, दोनों रेट और टाइम से
इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, इसके इक्वल डाल दोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपकी राशि निकल के आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसी पेपर में पीछे हुआ है तो ये आपका होमवर्क में हो गया। अगर ये सिंपल एक ही क्वेश्चन होता तो मैं करा भी देता, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3343 रुपए की राशि एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित करी जाती है कि एक्स वाई जेड के हिस्सों में से 18 रुपए, 16 रुपए, 9 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 6, 7 और 8 के अनुपात में हो जाते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, इसका ट्रेडिशनल तरीका था बहुत गंदा सा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने 18 रुपए एक्स में से कम कर दिए, 16 रुपए वाई में से और 9 रुपए जेड में से कम कर दिए तो मेरा अनुपात ये बना। मैं बोल देता हूं कि मैं इन तीनों का टोटल यानी कि 18 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो गया? 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 6 23, 43 रुपए। ये जो मैंने एक्स वाई जेड से कम करे हैं मैं टोटल में से कम माइनस कर देता हूं। 33 43 में से अगर मैं 43 रुपए माइनस कर दूं तो मेरे पास 3300 रुपए बचते हैं। यही 3300 रुपए तो इनका मान होगा टोटल का। भाई एक्स वाई जेड का जो मान है 679 है, तो मैं बोलूं अगर इनका टोटल मेरे हिसाब से 9 और 7 16 और 2 22 है तो 22 की वैल्यू जो है वो इन पैसों को माइनस अगर इसमें से कर दूं तो इसके बराबर होगी, क्योंकि मैंने 18 रुपए एक्स में से, 16 रुपए वाई में से और 9 रुपए जेड में से माइनस करे हैं। वो एक्चुअल में क्या थे? वो एक्चुअल में थे 3343 के टुकड़े। 3343 को इस अनुपात में डिवाइड करा गया था और फिर इनमें से कुछ कुछ पैसे कम करके इस अनुपात में आ गए। तो जो प्रत्येक में से कम करा वो मैंने टोटल में से ही घटा दिया। तो 22 की वैल्यू कितनी हो गई? 22 की वैल्यू हो गई हमारी 3300। तो जेड का नया हिस्सा पूछा हुआ है हमसे। जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा? जेड कितना हमारा 9 है। 22 की वैल्यू हमारे पास 3300 आ गई, तो 9 की वैल्यू दे दो। अगर आपसे जेड का पुराना हिस्सा पूछ लेता तो हम यहाँ पे 9 रुपए जो कम करे थे वो और ऐड कर देते बस। तो 9 की वैल्यू निकाल लिया मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट 3300 बटे में 22 मल्टीप्लाई बाई 9। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 2 बच जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 रुपए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे पूछ लेता कि जेड का पुराना हिस्सा कितना था तो 1350 प्लस में 9 और हो जाता, यानी कि 1359 जो है वो हमारा जेड का ओल्ड वाला हिस्सा आ जाता। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। m का 35% इज इक्वल टू 11 का 910%। तो m का मान याद करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक दीवार को पूरा करने में रवि रोहित से 80% अधिक समय लेता है। पहली ही कंडीशन से मेरे को यहाँ पे रेशो दिखाई दे रहा है, तो मैं पहली ही कंडीशन से रेशो बना लेता हूं कि भैया एक रवि है, एक रोहित है। रवि रोहित से 80% अधिक समय लेता है, यानी कि ये 100 टाइम लेता है तो ये 180 टाइम लेता है। ये टाइम हो गया मेरा। ठीक है, परसेंट की बात कर रहा था तो मैंने 100 और 80% उसमें बढ़ा दिया। तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो ये हमारा रेशो आ जाएगा 9 और 5 का। टाइम का रेशो हमारा 9 और 5 का आ गया। आगे उसने बोला दीवार 20 दिनों में दोनों मिलके कंप्लीट कर देते हैं, तो रोहित अकेले उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेगा। मैंने बोला टाइम का रेशो अगर इतना है तो मैं अगर वर्क के रेशो की बात करूं या एफिशिएंसी के रेशो की बात करूं तो ये 5 और 9 का हो जाएगा। मैंने बोला एक दिन में दोनों मिलके 14 काम कर रहे हैं और 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। रोहित से पूछा यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना निकल के आ गया 14 मल्टीप्लाई में 20। और मेरे से पूछा क्या? मेरे से पूछा कि रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? रोहित एक दिन में 9 काम करता है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपोन में एक दिन का काम यानी कि 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, यानी कि 280 बटे 9 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, यदि एक घन की भुजा 20% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में, आयतन आपको पता है घन का क्या होता है,
ये होता है साइड की क्यूब। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो हमें 20 करके बढ़ाना पड़ेगा। 20 करके बढ़ाने पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हमें जो ये फॉर्मूला है, हमारा मोस्ट फेवरेट फॉर्मूला जो है, जो कि पेपर में कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 बार भी लग जाता है, इस फॉर्मूले को हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले मैं इस पे लगाऊंगा तो मेरे को सीधा सीधा पता होना चाहिए कि अगर मैं 20 को पहले 20 बढ़ा रहा हूं, फिर एक बार 20 बढ़ा रहा हूं, तो ये 44% आएगा, ये आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, 10 10 10 20 20 20 30 30 30, ये तो आपको मुंह जुबानी रटे होने चाहिए। अगर मैं 44 और 20 को दोबारा लगाऊंगा तो ये 72.8% आएगा। ठीक है, ये आपको मुंह जुबानी रटे होने चाहिए। बाकी इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप इसको लगा सकते हो। बाकी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास ठीक लगी होगी। थोड़ी वॉइस के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आवाज थोड़ी सी आज बैठी हो रही है। और बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों की इच्छा के ऊपर बात है। धन्यवाद।